अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम करेंगे 21st लेक्चर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो आज हमारा लेक्चर होगा ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है। तो देखिए, पिछली बार हमने प्लानिंग को फिनिश किया, तो प्लानिंग में मैंने आपको वो सारे जो प्लान्स हैं इंडिया के अब तक वो पढ़ाए। ठीक है, उनके बारे में फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन इकोनॉमी को हम थोड़ा देखते हैं फ्रॉम 1950 टू 90s क्या थी। ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको पिछली बार बोला था कि इंडिया ने जो अडॉप्ट किया था मिक्सड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट किया था। ठीक है। लेकिन हाँ, जो टिल्ट ज़्यादा था वो टुवर्ड्स द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स था, क्योंकि देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो तब आपको पता है कि इंडिया में दैट कि इंडिया का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस था ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है। देखिए, तीन सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, जिनको हम कहते हैं, एक तो होता है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, देन सेकंड सर्विस सेक्टर, और तीसरा होता है हमारा इंडस्ट्री। ठीक है। तो मतलब जो भी सेक्टर्स काम करते हैं किसी इकोनॉमी में वो इन तीन कैटेगरीज के अंडर फॉल करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। इसके बगैर और एक क्लासिफिकेशन है क्वार्टिनरी, दैट की टेरिशरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो क्लासिफिकेशन अब यूज़ नहीं होती। तो जो क्लासिफिकेशन यूज़ होती है, मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है वो किस कैटेगरी में आएंगी, या तो एग्रीकल्चर, सर्विस या इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है। तो तब जो इंडिया का ज़्यादा डिपेंडेंस था दैट वाज ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, ठीक है, देन इट वाज क्या, इंडस्ट्री, देन थर्ड इट वाज सर्विस सेक्टर। ठीक है। देखिए क्या होता है, जब भी इकोनॉमी डेवलप करती है, तो उसका जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे मैंने वर्ड डिपेंडेंस यूज़ किया, इसका मतलब है कि कम लोग एम्प्लॉयड रहते हैं फिर एग्रीकल्चर में, तो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। ठीक है। तो मतलब डेवलप्ड इकोनॉमीज में एग्रीकल्चर का जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाता है। मतलब जैसे हॉलैंड वॉलैंड आप वहाँ देख लीजिए, 2% 3% डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो रही है, इसका मतलब ये नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। ठीक है। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर के मुकाबले इंडस्ट्री और सर्विस का ज़्यादा रोल रहता है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में होती है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी अगर वो डेवलप करती है तो एग्रीकल्चर पे उसका डिपेंडेंस कम होता है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो डिपेंडेंस एम्प्लॉयमेंट बाकी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम होती है और ज़्यादा होती है टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। लेकिन जब 1947 में इंडिया जब फ्री हुआ था, देन एट दैट टाइम हायर डिपेंडेंस था ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है। यू कैन से कि मतलब 70, मोर देन 70%। ठीक है। यू कैन सी दैट ज़्यादा 70% से भी ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जो डिपेंडेंस था वो एग्रीकल्चर पे ही था, और सर्विस और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड नहीं था। ठीक है। तो ये था तब का सिनेरियो। ठीक है, 1950 टू 90s। तो इसलिए इंडिया ने चाहा कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज और सर्विसेज अगर हम डायरेक्टली इनको लिबरलाइज कर देंगे, इनको मार्केट पे छोड़ देंगे, तो रेट्स हाई हो जाएंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे इंडिया में पॉवर्टी थी, इसलिए इंडिया ने मिक्सड इकोनॉमी मॉडल अपनाया और उसमें भी ज़्यादा टिल्ट रखा टुवर्ड्स द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, ताकि मतलब जो वेलफेयर हो जाए, लोगों का गरीबी खत्म हो जाए। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जब प्रोड्यूस करती है तो वो कॉस्ट कम करती है, एटसेट्रा, लाइसेंसिंग लाती है, ताकि मतलब जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो compete कर पाए। मतलब अगर फॉरेन फर्म्स आ गई तो वो जो है इरोड होगी, क्योंकि उनके पास लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी उतनी नहीं होती है। ठीक है। तो ये था थोड़ा फ्रॉम 1950s टू दिस 1950s टू 90s क्या था इंडियन इकोनॉमी का सिनेरियो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मिक्सड इकोनॉमी मॉडल अपनाया था, ठीक है, तो मोर टुवर्ड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स था। तो ये था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक इकोनॉमी ऑफ रशियन मॉडल ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी से लाया गया था। ठीक है। नाउ देन सेकंड इज द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। अगर हम देखें, देखिए अब डिफरेंस होता है कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक सिस्टम में। कैपिटलिस्टिक सिस्टम ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स। मतलब कंज्यूमर्स, मतलब देखिए इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ डिमांड में है, मार्केट वही प्रोड्यूस करेगा। कार ज़्यादा डिमांड में है, बाइसिकल ज़्यादा डिमांड में है, तो वही चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। लेकिन सोशलिस्टिक मॉडल डिपेंड करता है ऑन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। तो यहाँ पे आप कैपिटलिस्टिक सिस्टम में तभी खरीद सकते हो जब आपके पास परचेजिंग पावर होगा, मतलब जिसके पास पैसा होगा वही खरीद पाएगा। तो जो सोसाइटी ओवरऑल जो सोशलिस्टिक मॉडल क्या होता है, नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे फूड हर किसी को मिलना चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए। तो ये जो है सोशलिस्टिक मॉडल ऑन सोसाइटियल नीड्स डिपेंड करता है, मतलब जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर स्टेट एटसेट्रा। ठीक है। ना उसके बाद यहाँ पे थोड़ा एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ठीक है।
तो ये सुपरेट था ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा ये 20 ईयर्स, ठीक है। तो 20 ईयर्स, तो इंडिया में एक तो 5 ईयर प्लान्स थे, ये आपको पता होगा, लेकिन हाँ उसके साथ साथ उन 5 ईयर प्लान्स में क्या थी, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। तो ये सुपरेट थी ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है। तो इसको लाया गया था विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी और रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड ऑल्सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। मतलब 20 ईयर्स में क्या इकोनॉमी करेंगे, क्या क्या ब्रॉड गोल्स रहेंगे, मतलब देखिए 20 ईयर्स कितने प्लान्स बनाएंगे हमारे पास, 4 प्लान्स बनाएंगे, तो इनमें ब्रॉड पहले ही रहेगा कि क्या क्या किस किस प्लान में क्या क्या अचीव करेंगे हम, तो इसको बोलते हैं हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। तो ये भी था इन द जब प्लान डॉक्यूमेंट इंडिया का बना था, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, तो और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको पता होगा, दीज आर द प्रिंसिपल्स जो कि मतलब दीज आर नॉट बाइंडिंग, मतलब आप बोल सकते हो कि एक तो फंडामेंटल राइट्स, मतलब जिनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम उन प्रिंसिपल्स को कहते हैं जिनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब टू क्रिएट द वेलफेयर स्टेट, ठीक है। इसमें सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड दैट अदर प्रिंसिपल्स आते हैं, वेस्टर्न प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो दिस इज इट नाउ देन। महालैनोबिस एस्टेब्लिश द, हाँ यहाँ पे थोड़ा और एक फैक्ट, महालैनोबिस इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, ठीक है। और इन्होंने एक जनरल इशू किया था दैट वाज संख्या, तो इसी इन्हीं की व्यूज़ पे बेस्ड था सेकंड 5 ईयर मॉडल, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया में कितना था, 50% से ज़्यादा, लेकिन 90s में सर्विस सेक्टर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, 40.59%, मतलब जब लिबरलाइजेशन हुआ तो फिर सर्विस सेक्टर का ज़्यादा रोल रहा। तो आज भी अगर आप देखोगे करंटली सर्विस सेक्टर का ज़्यादा रोल है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इंडिया में आप देखिए तब का क्या था, तब तो मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी थी एग्रीकल्चर में और डिपेंडेंस भी एग्रीकल्चर पे ही था। लेकिन जब जब इंडिया ने डेवलप करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि, लेकिन हाँ आज भी एक चीज़ है कि इंडिया में क्या है कि मतलब देखिए शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज ओनली अबाउट 17% इन द जीडीपी, मतलब जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट अब इंडस्ट्री और सर्विस करती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि 65% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट यहाँ ड्यू टू मतलब हायर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर ने एम्प्लॉयमेंट को, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है लेकिन उसका जीडीपी में शेयर कम हो चुका है, तो ये एक मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है, इन द इंडियन इकोनॉमी, राइट, हायर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। नाउ देन व्हाट इज सेकंड थिंग, दूसरा ये इंडस्ट्रियल प्लान रेजोल्यूशन 1956, ठीक है। तो ये था बेसिस फॉर सेकंड 5 ईयर प्लान, तो इसने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है, इंटू 3 कैटेगरीज, ओके। तो 3 कैटेगरीज में जैसे इसमें था हाँ अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, देन इसमें 3 कैटेगरीज में क्या क्या किया था, एक तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, मतलब जिन पे खाली गवर्नमेंट का रोल रहेगा, देन सेकंड जिनमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों पार्ट प्ले करेंगी, और तीसरा रखा था खाली प्राइवेट के लिए, लेकिन ज़्यादा रोल था फॉर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में क्वेश्चन आए, तो इसमें इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया था एज पर IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो ये था बेसिस भी किसका, सेकेंड ईयर 5 प्लान का। तो इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, एक तो जो फुली गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर रहेंगी, ठीक है, मतलब सोशल सेक्टर जो है, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों जिसमें प्राइवेट और मतलब गवर्नमेंट ही काम करेगा लेकिन प्राइवेट सप्लीमेंट करेगा, और तीसरा प्राइवेट के अंडर, लेकिन ज़्यादा था सोशलिस्टिक जो ये थी सोशल वेलफेयर इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब गवर्नमेंट ही और ये उसमें खर्चा करता था, प्रोड्यूस करता था, ठीक है। तो सिंपल आप याद रखिए, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड एज, और दैट इज द इकोनॉमिक्स। बट इसको कैसे आप प्रोड्यूस करना है, या तो कैपिटलिस्टिक सिस्टम के थ्रू या फिर सोशलिस्टिक सिस्टम के थ्रू, बट जो इंडिया में पहला था वो दैट वाज सोशलिस्टिक, ऑन सोशलिस्टिक लाइन्स, ठीक है। नाउ देन विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो इंडिया में थी बेस्ड ऑन द कारवा कमेटी, ठीक है। तो कारवा कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आप विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया था, किस लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड लाइसेंसिंग वर देयर इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही होगा, मतलब देखिए आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हम बाहर से नहीं खरीदे, जैसे मतलब कोई भी क्रॉप है कुछ है तो उसको यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है। तो मतलब हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें। इसी तरह लाइसेंसिंग था, लाइसेंसिंग मैंने आपको पिछली बार बोला कि फ्यू फर्म्स को, मतलब जो डोमेस्टिक फर्म्स है उन्हीं को लाइसेंस था कुछ प्रोड्यूस करने का। तो इस तरह मतलब कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी नहीं थी इंडिया में, ठीक है। नाउ देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991,
वन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम जो आज का मेन टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यू नो दैट कि क्रिटिक्स जो है अक्सर कहते हैं कि मतलब जो इंडिया की अर्लियर इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो कि मतलब सोशलिस्टिक लाइन्स पे बेस्ड थी, तो उसने इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट को हैम्पर किया, उसको मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो गई फिर इंडिया में। लेकिन हाँ, सम ये भी कहते हैं कि नहीं, तब तो मतलब गरीबी थी इंडिया में, उतना मतलब एग्रीकल्चर पे हायर डिपेंडेंस था, लेकिन इससे क्या हुआ था सोशलिस्टिक इकोनॉमी से कि सेविंग्स प्रमोट हो गई थी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुआ था, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ज्यूरिंग द दिस सोशलिस्टिक एरा। यू कैन से दैट ज्यूरिंग दैट एक तो मैंने इंडिकेटिव और डायरेक्टिव प्लानिंग, डायरेक्टेड प्लानिंग के दौरान एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ठीक है, तो इसी तरह इसने और एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया था। तो कुछ क्रिटिक्स मतलब ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट है जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन 1991 में क्या हुआ, क्राइसिस हुआ इंडिया में। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो क्राइसिस की वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लानी पड़ी इंडिया को। तो क्राइसिस क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्पोर्ट बिल होता है, मतलब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यू कैन से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं, मतलब ये कंट्री रखती है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स या इन द फॉर्म ऑफ हार्ड करेंसी। ठीक है, मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करती है उसको हार्ड करेंसी कहते हैं, तो डॉलर्स ही होते हैं यूजुअली। तो इससे क्या होता है इम्पोर्ट बिल से कि मतलब इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर्स रखे, तो फिर मतलब इंडिया ऑयल इम्पोर्ट करती थी इस पैसे से। लेकिन ये भी बहुत गिर गए थे, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इतना गिर गया कि मतलब इंडिया के पास 2 हफ्ते के बाद मतलब तेल के लिए भी उतने पैसे नहीं थे। ठीक है, मतलब और कोई मतलब जो फिर बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने भी मतलब लोन देने से मना किया। अब इसका रीज़न क्या था इस क्राइसिस का, थोड़ा सा मैं आपको बोलता हूँ। देखिए रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि मतलब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग 80s। मतलब इसमें क्या हुआ था कि देखिए हमने पढ़ा था मतलब फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया में एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यूज़। ठीक है, रेवेन्यूज़, तो रेवेन्यू होता है यूजुअली थ्रू टैक्सेस। ठीक है, और बाकी जो इनकम्स होती हैं गवर्नमेंट की थ्रू रेलवेज, जो उनके अपने सेक्टर्स होते हैं या बोरोइंग्स एटसेट्रा, तो वो होता है रेवेन्यू। और एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। लेकिन ये आपको पता होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने बोला था जिसमें गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ एक टाइप का बर्डन होता है, जैसे सैलरी अलाउंसेस एटसेट्रा। तो ये एक्सपेंडिचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, और रेवेन्यू मतलब बिल्कुल रेवेन्यू भी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट को, तो एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो उस तरह से क्या हुआ डोमेस्टिक, लेकिन हाँ ऑलरेडी आपको पता होगा सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा टिल्टेड थे, मतलब ज़्यादा जो रेगुलेशन था, लॉज थे एटसेट्रा। तो पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने सफ़र किया, मतलब सप्लाई उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई। तो सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप कहीं भी देखिए, ये आप यहाँ पे डिमांड सप्लाई करो बनाइए एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ पे रख लीजिए दिस सप्लाई करो एंड यहाँ पे डिमांड करो। तो अब तो सप्लाई मान लीजिए मतलब गिर गई। ठीक है, ये मान लीजिए सप्लाई करो तो ये कम हो गई, तो यहाँ पे देख लीजिए प्राइसेस इंक्रीज हो गई। तो इसी तरह इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, एसेंशियल गुड्स का, क्योंकि डोमेस्टिक फर्म्स ने सफ़र किया क्योंकि रेवेन्यूज़ नहीं थे गवर्नमेंट के पास। तो ये बेसिकली किसकी वजह से था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए थे। ठीक है, तो उस तरह लेकिन रेवेन्यूज़ में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ था। इससे क्या हुआ कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मतलब गिर गए। मतलब आप बोलो इम्पोर्ट्स आउटस्ट्रिपिंग दीज एक्सपोर्ट्स, मतलब इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया देन द एक्सपोर्ट्स। तो उसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं रहा, क्योंकि देखिए अगर एक्सपोर्ट करेगी कंट्री तो डॉलर्स आएंगे। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए एक्सपोर्ट कर रही है कंट्री कुछ यूएसए को, तो यूएसए वापस में क्या देगी, डॉलर्स देगी। ठीक है, डॉलर जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो डॉलर जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा, तो इससे इंडिया फिर इंपोर्ट कर सकती है फॉरेन मार्केट से ऑयल एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन जब एक्सपोर्ट सब गिर गए, मतलब हाँ यहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ा, मतलब इन डॉलर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ा, तो ये डॉलर्स कम होंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा। तो इसकी वजह से क्या है कि मतलब जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस उठा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, मतलब गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उससे ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ा, तो इंपोर्ट्स बढ़ गई देन द एक्सपोर्ट्स। तो दैट इज़ वाई कि वो क्राइसिस आया था। तो वो बेसिक रीज़न क्या था कि एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा था। ठीक है, तो दीज वर द 1991 क्राइसिस। ठीक है, तो मेनली एट्रीब्यूटेड टू इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ड्यूरिंग 80s में, जो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी। तो इंडिया ने अब क्या किया, मतलब देखिए अब कुछ क्या है कि अब तो बाकी बरोवर्स ने, मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इंडिया को लोन देने से मना किया, क्योंकि उनको पता था कि मतलब वहाँ पे क्राइसिस चल रहा है तो मे बी हमारा पैसा भी डूब जाए। लेकिन हाँ, वर्ल्ड बैंक एंड फिर आईएमएफ, ठीक है, तो हाँ आप एक चीज़ याद रखो कि वर्ल्ड बैंक को तब कहते थे आईबीआरडी। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आईबीआरडी का फुल फॉर्म
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये आप याद रखोगे टर्म, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये पहले नाम था किसका, वर्ल्ड बैंक का। तो अगर ये कहीं पे आए तो एक बार क्वेश्चन ये आया था कि वर्ल्ड बैंक का ये IBRD किसको कहती थी, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो वर्ल्ड बैंक को कहती थी, ठीक है, पहले। तो देन और IMF, तो इन्होंने कहा इंडिया को चलो ठीक है, हाँ आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम है, आपके पास पैसे नहीं है तेल लाने के लिए भी आज इन 1991, तो तब क्या किया वर्ल्ड बैंक और IMF ने, बोला कि ठीक है हम आपको लोन दे देंगे। तो कुछ $6 बिलियन एटसेट्रा ऐसा कुछ लोन दिया था वर्ल्ड बैंक और IMF ने मिलकर। लेकिन हाँ इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी। तो कंडीशंस क्या थी, कंडीशंस ये थी कि आपको अब अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ से चेंज आया कि जो इकोनॉमी अब तक सोशलिस्टिक लाइन्स पे काम कर रही थी, मतलब वेलफेयर स्टेट एटसेट्रा, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ ज़्यादा था, ठीक है, तो वो इकोनॉमी अब कन्वर्ट शिफ्ट कर गई टुवर्ड्स द लिबरल प्रिंसिपल्स या लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया आफ्टर 1991 भी ड्यू टू द क्राइसिस। लेकिन क्यों टिल्ट करना पड़ा, बिकॉज कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रखी कि आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि जो उस टाइम जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने किया, ठीक है, मतलब जो कि मतलब इंडिया ने उस टाइम किया, क्योंकि इन्होंने अपनी इकोनॉमी चेंज की विद इन किन की कंडीशंस पे, वर्ल्ड बैंक और IMF की कंडीशंस पे। तो इनका ये कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि मतलब इससे जो इंडिया की जो फिर आगे जो है प्रॉब्लम हो गई, जैसे इनक्वालिटीज़ बढ़ गई बिटवीन रिच पुअर, तो मतलब एग्रीकल्चर में फिर ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही, ठीक है, या इसी तरह जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है, या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा बैलेंस हो गया इंडिया के ट्रेड का, मतलब इंडिया उतनी कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी नहीं थी, लेकिन इसको कम्पीट करना पड़ा फिर फॉरेन मार्केट से। तो ये इसके कुछ क्रिटिक्स भी फिर मतलब वो कहते हैं, ठीक है। नाउ सिंपली अब हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब जो इंडिया ने स्टार्ट की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन कब 1991, उसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मोर कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। देखिए अब तक क्या था, लाइसेंसिंग राज था। मैंने बोला आपको लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि फ्यू फर्म्स को, डोमेस्टिक फर्म्स को इजाजत थी कुछ प्रोड्यूस करने की। लेकिन अब क्या है कि अब कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट आया, मतलब अब फॉरेन फर्म्स भी, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फर्म्स आ सकती थी यहाँ पे, वो इन्वेस्ट कर सकती थी, वो भी कोई फर्म चला सकती थी। तो ये एक कैरेक्टर था, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब कंपटीशन बढ़ाना, मोर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बोथ फ्रॉम फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक, ठीक है। रिमूविंग बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स, तो एक तो मतलब बैरियर्स ऑफ एंट्री, ठीक है, एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स, मतलब बहुत सारे लॉज थे इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे लॉज जो थे, रेगुलेशंस थे, उनको कम किया गया, मतलब प्रोसीजर्स इजी किए गए फॉर द लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स टू एंटर द मार्केट, मतलब बहुत सारी फर्म्स को मार्केट में आने के लिए उनकी प्रोसीजर्स को कम किया गया, तो बैरियर्स खत्म हो गए। जैसे वो बहुत ज़्यादा टैरिफ था, ठीक है, टैरिफ को कम किया गया, ठीक है, टैरिफ। इसी तरह आप देख सकते हो काम क्या हो गया, यहाँ यही कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा, ठीक है। तो इसी तरह कोटा एक चीज़ होती है, ठीक है, मतलब वो भी प्रोटेक्शन देती है डोमेस्टिक फर्म को, आप इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करो तो ये बिक जाएगा, ठीक है, ये और बाकी जो होती है बाहर से उस पर टैक्स लगाती है। तो मतलब ये बैरियर्स भी ख़त्म करने पड़े इंडिया को, ठीक है। तो इस तरह फिर क्या हुआ कि जो ये है, हाँ, एंड तो उसे ग्रोथ ऑफ फर्म्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, बैरियर्स को ख़त्म किया गया, ठीक है। तो इंडिया ने इसमें क्या लिए, एक तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन को कम करना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाना है, तो दैट वाज द स्टेबलाइजेशन मेजर। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंडस्ट्री एटसेट्रा, ठीक है, इसको बढ़ाना है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, ओके। नाउ अब हम देखेंगे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपको LPG रिफॉर्म्स आपने सुना ही होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो तीन चीज़ें आई थी विद द आफ्टर द 1991 लिबरलाइजेशन। तो बेसिक आइडिया क्या था, क्राइसिस हुआ था इंडिया में 1991 में, उसके बाद वर्ल्ड बैंक और IMF ने लोन दिया, बट कुछ कंडीशंस पे कि आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्हीं को हम बोलते हैं LPG रिफॉर्म्स, ठीक है। नाउ लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू द वेरियस ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, मतलब जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे जैसे कोटा या इसी तरह टैरिफ एटसेट्रा, उनको लाइसेंसिंग राज उसको ख़त्म किया गया। तो मतलब इकोनॉमी को ओपन बनाया गया। ओपन इकोनॉमी मतलब बाहर के भी आ सकते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो भी हो सकती थी इंडिया में, फॉरेनर्स आ सकते थे, वो एस्टेब्लिश कर सकते थे अपनी यूनिट्स, और बाकी भी जो डोमेस्टिक में है वो भी अगर चाहे तो मतलब प्राइवेटाइज इकोनॉमी ज़्यादा हो गई, रेगुलेशन कम हो गया, लॉज जो इंडस्ट्रीज़ को गवर्न करती थी उनका रोल कम हो गया, ठीक है। नाउ
अब क्या, हाँ, अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे इसमें, मतलब डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, मतलब लाइसेंसिंग रिमूव हो गई लगभग सारे प्रोडक्ट्स में, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जैसे अल्कोहल है, सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड एक्सप्लोसिव्स, तो हैजार्डस केमिकल्स, इन पे मतलब लाइसेंसिंग रहा, ठीक है, क्योंकि इन पे नेसेसरी है। देखिए मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैंने आपको पिछली बार भी बोला कोई भी इकोनॉमी परफेक्टली कैपिटलिस्टिक या परफेक्टली लिबरल या परफेक्टली सोशलिस्टिक नहीं बन सकती, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है ना कि मार्केट को छोड़ दो, जो प्रोड्यूस करे वो आप ड्रग्स बना लो, कुछ बना लो, ये नहीं हो सकता, तो उन पे रेगुलेशन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए रेगुलेट में कौन रहे, अल्कोहल, सिगरेट्स एटसेट्रा, इन पे रेगुलेशन रहा, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब इन पे अगर आ सकती थी फॉरेन फर्म्स, लेकिन उन पे गवर्नमेंट के लॉज रहेंगे, ठीक है। तो बाकी में रेगुलेशन बिल्कुल लिबरल किया गया कि अब छोड़ दो इकोनॉमी को खुला ऑन टू द मार्केट फोर्सेज या डिमांड एंड सप्लाई बेसिस, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी जो होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, ठीक है। नाउ देन इंक्लूडेड, हाँ, दूसरा फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तो इसमें एक तो बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंज में रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। तो बैंक्स जैसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स, इसमें कमर्शियल बैंक्स बाकी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो आए थे, ठीक है। तो और इसमें क्या हुआ था, रोल ऑफ आरबीआई को रिड्यूस किया गया था, ठीक है। मतलब हाँ, आरबीआई देखिए इससे पहले गवर्न करता था बैंक्स बाकी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो आरबीआई को ये कहा गया है कि आपने ज़्यादा रेगुलेशन, ज़्यादा लॉज रखे हैं, मतलब बहुत कम्बरसम है बैंक के लिए एस्टेब्लिश होना, तो फिर आरबीआई ने भी एक लाइसेंसिंग लाई थी, ठीक है, लाइसेंसिंग ज्यूरिंग आप कह सकते हो 1994। तो बहुत सारे बैंक जैसे एचडीएफसी एटसेट्रा वो एस्टेब्लिश हो गए थे, मतलब प्राइवेट बैंक्स फिर इंडिया में एस्टेब्लिश हुए, ठीक है। तो बैंक्स से भी जो है मतलब लोन्स आगे मिलते हैं, क्रेडिट मिलता है, तो फिर वो मतलब जो है बिजनेस ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। तो बैंक्स में ये कहा गया आरबीआई को कि आप मतलब उसका भी रेगुलेशन कम रहा, तो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाया गया, मतलब आप और ज़्यादा बैंक्स को एस्टेब्लिश करो, मतलब इनके प्रोसीजर्स वो ईजी कर दो ताकि मतलब ईजी हो जाए, ठीक है, फॉर द बैंक्स टू एस्टेब्लिश, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स कितनी हुई रेज, 50%, मतलब इससे पहले ये था कि फॉरेन इन्वेस्टर अगर यहाँ बैंक में आ सकता था तो ये था कि 50% से कम शेयर्स रखनी थी, मतलब मालिक यहीं का होता, इंडिया का ही, ठीक है। मतलब अगर ये कोई बैंक है, ये मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, बैंक, तो देखिए आप याद रखिएगा बैंक में क्या होता है, अगर किसी फर्म के मतलब अगर कोई सेक्टर है उसके मतलब आप मान लीजिए इंडियन के शेयर्स 51% है, तो 49% फॉरेनर के है, तो हिसाब से जो मालिक है वो ये ज़्यादा शेयर वाला है, 51% जिसका शेयर है वो मालिक है, वो ओनर है ऑफ दिस बैंक, तो 49% वाला ओनर नहीं बन सकता था। तो इससे पहले ये था कि फॉरेनर ओनर नहीं बन सकता था यहाँ के बैंक का, इंडिया का, लेकिन इसको फिर रेज किया गया अप टू 50%, ठीक है। तो इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरिन, हाँ, फॉरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब फॉरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया गया, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे फिर आया मर्चेंट बैंक, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नाउ देन टैक्स रिफॉर्म्स, हाँ, ये आप याद रखोगे मेजर्स अंडर फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो हमने पढ़ा, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को कम करना है एटसेट्रा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप याद रखो कि टैक्सेस को इंक्रीज नहीं किया गया, टैक्सेस को डिक्रीज किया गया और प्रोसीजर्स को सिंपल बनाया गया, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एटसेट्रा, तो मतलब टैक्सेस को रिड्यूस किया गया ताकि मतलब टैक्स इवेशन ना हो। मतलब क्यों रिड्यूस किया गया और प्रोसीजर्स को सिंपल क्यों बनाया गया, ताकि मतलब जो है इंक्रीज इन टैक्सेस, क्योंकि जब लोगों के पास टैक्स ज़्यादा किया जाता है तो वो ब्लैक मनी इवेशन करते हैं, तो इसीलिए टैक्स रिफॉर्म्स में ये किया गया था कि टैक्सेस को कम किया गया था, तो लिबरलाइजेशन में टैक्सेस को कम किया गया था, ना कि इंक्रीज किया गया था, ओके। नाउ देन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, तो रुपी को डिवैल्यू किया गया अगेंस्ट द फॉरेन करेंसीज, तो इससे इंक्रीज हुआ था फॉरेन एक्सचेंज। तो देखिए डिवैल्यू का मतलब क्या है, देखिए डिवैल्यू आप याद रखेंगे, देखिए तो हाँ, डिवैल्यू का मतलब क्या है, अगर रुपी का वैल्यू कम होगा इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, ये मान लीजिए रुपी और इसका वैल्यू कम है, ठीक है, वैल्यू लेस है, ठीक है, मतलब मान लीजिए अब फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है, मतलब इन्वेस्टर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ है, अब मान लीजिए सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर, जापान एटसेट्रा, तो जहाँ उनको कम में शेयर्स मिलेंगे तो वो वहीं जाएंगे, मतलब मान लीजिए वो तो डॉलर्स में खरीदेंगे इसलिए, लेकिन रुपये का वैल्यू डिवैल्यू करने से उनको कम डॉलर्स में बहुत ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगी, तो वो मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर शेयर्स को बढ़ाने के लिए इंडिया में रुपीज़ का वैल्यू कम किया गया था, ठीक है, डिवैल्यू किया गया रुपये को इन अकॉर्डेंस इन रिलेशन टू डॉलर, ठीक है। तो मतलब ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये था यहाँ पे डिवैल्यू किया गया था रुपये को, ठीक है। तो ये मतलब फिर हाँ, अब यहाँ पे भी याद रखोगे, अगर ये है डॉलर और ये है क्वांटिटी ऑफ रुपीज़, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ रुपीज़, तो ये मान लीजिए देखिए डॉलर और क्वांटिटी ऑफ रुपीज़, तो ये भी करता है बेस डिमांड सप्लाई पे, मतलब देख लीजिए अगर ये मान लीजिए प्राइस ऑफ रुपीज़, ठीक है, प्राइस ऑफ रुपीज़, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ये डिमांड बढ़ जाती है किसकी, रुपये की,
ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है तो हाँ प्राइसेस भी इंक्रीज होती है। मतलब हाँ अगर डिमांड बढ़ जाएगी रुपये की इंटरनेशनल मार्केट में तो उसके मतलब प्राइसेस फिर इन कंपैरिजन टू डॉलर बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब कम क्वांटिटी ऑफ दिस रुपी इन मोर डॉलर्स। ठीक है, तो इसी तरह ये अब ये भी डिमांड सप्लाई पे अब बेस करता है। ठीक है, तो उसके बाद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग एबॉलिश इट। इंपोर्ट लाइसेंसिंग मतलब अगर कोई इंपोर्ट करना पड़ता था किसी को तो उनको एक लाइसेंस चाहिए होता था, तो उसको भी खत्म किया गया। ठीक है, तो मतलब हाँ एक्सेप्ट किस हैजार्ड्स और एनवायरमेंटली सेंसिटिव सेक्टर्स के बगैर। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब हाँ ट्रेड को भी जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग एटसेट्रा वो खत्म की गई थी। इसी तरह एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट जब यहाँ से करते थे कोई एसेंशियल गुड्स तो उस पर भी ड्यूटी लगती थी एक तरह की, तो उनको भी मतलब हाँ उन पे भी मतलब फिर वो बैरियर्स ख़त्म किए गए। ठीक है, नाउ प्राइवेटाइजेशन लास्ट। ठीक है, एलपीजी लास्ट मंथ। ठीक है, तो शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। तो मतलब कोई भी गवर्नमेंट के सेक्टर है उनमें अगर ओनरशिप गवर्नमेंट की कम होगी तो उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, देखिए मतलब हाँ गवर्नमेंट अपने शेयर्स विड्रा करती है फ्रॉम द सेक्टर्स। ठीक है, ये मान लीजिए आप कोई बैंक है, ठीक है कोई बैंक है, मान लीजिए कोई भी बैंक SBI एटसेट्रा। ठीक है, SBI सपोज यही मान लीजिए, तो इसमें मान लीजिए गवर्नमेंट के शेयर्स थे 64%। ठीक है, तो गवर्नमेंट ओनर थी, तो बाकी कितने बचे रेस्ट प्राइवेट के पास। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ तो लगभग 34%। ठीक है, लाइक दैट, तो वो था प्राइवेट का। तो फिर हाँ प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, मतलब ये गवर्नमेंट अपने सारे शेयर्स प्राइवेट को बेच देगी। मतलब गवर्नमेंट का रोल मान लीजिए खाली 20% तक गिर गया, तो इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो जब प्राइवेट ओनर्स को प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स गवर्नमेंट बेच दी तो कैसे करती है, या तो अपनी ओनरशिप विड्रा करती है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। डिसइन्वेस्टमेंट में मतलब वो अपने शेयर्स बेच देती है, तो फिर उससे जो पैसा जनरेट होता है उसको खर्चा करती है ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, नाउ ग्लोबलाइजेशन थोड़ा पढ़ते हैं, एलपीजी लास्ट वन। ग्लोबलाइजेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद दैट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होना। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। देन आउटसोर्सिंग इसमें, ठीक है जब जब कंपनी मतलब कोई रेगुलर सर्विस लेती है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्री। मतलब मान लीजिए देखिए मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये है इंडिया, तो यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे मतलब मान लीजिए अकाउंटिंग का काम है। ठीक है, इसी तरह फिल्म मेकिंग एटसेट्रा, मतलब कोई भी यहाँ पे सेक्टर ले लीजिए, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। तो मतलब जो आउटसोर्सिंग का मतलब है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स वो गाइड करेंगे, वो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज देंगे। ठीक है, मतलब थ्रू कम्युनिकेशन, टेलीविजन, वॉइस वॉइस जो वॉइस कॉलिंग एटसेट्रा, उससे सर्विसेज देंगे इनको कि मतलब आप इन सेक्टर्स को कैसे डेवलप करें। दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से ये आउटसोर्सिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई इंडिया में। ठीक है, तो मतलब हाँ कंपनी जो यहाँ की है रेगुलर सर्विसेज एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे अदर कंट्रीज से हायर करती है, जैसे वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, VBO। ठीक है, वॉइस बेस्ड VBP, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, तो ये है यहाँ पे आउटसोर्सिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन आया। ठीक है, तो अगर ये आई कि आउटसोर्सिंग किस चीज़ से आया, दैट इज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आउटसोर्सिंग का मतलब बाकी फॉरेन एक्सपर्ट्स जो है वो गाइड करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ के किनको, ऑफ दीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या इंडिया जैसी कंट्रीज़ को। ठीक है, नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ठीक है, तो WTO को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, लेकिन हाँ इससे पहले जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने किसको रिप्लेस किया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हम GATT कहते हैं। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो WTO रिप्लेसड व्हाट, WTO वाज द सक्सेसर ऑफ व्हाट, इससे पहले क्या था, गेट। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो ये थी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको रिप्लेस किया WTO ने कब, 1995 में। ठीक है, लेकिन गेट को एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। ठीक है, तो इसके मेंबर्स थे 23 कंट्रीज, इसकी मेंबर्स थे गेट के। ठीक है, तो अब हाँ WTO का क्या होता है, कवर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टू फैसिलिटेट ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स। तो WTO का यही है कि हम स्टेबलाइज करें ट्रेड वर्ल्ड इकॉनमी में, इंटरनेशनल मार्केट पे, मतलब जो टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स है वो खत्म हो जाए, मतलब कंट्रीज़ के बीच ज़्यादा ट्रेड बढ़े, ताकि मतलब ज़्यादा मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, तो उससे जो है मतलब वेलफेयर होता है। तो ये है WTO के प्रिंसिपल्स। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड में टेरिफ्स को कम किया जाए, नॉन टेरिफ बैरियर्स को कम किया जाए। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल WTO लिबरल प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ठीक है, लिबरल
प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे डब्ल्यूटीओ में काफ़ी मतलब ये भी कहा गया है कि ये बायस्ड भी है। देखिए मतलब इसका जो शिफ्ट रहता है लिबरल ट्रेड का, इसका ये भी मानना है कि मतलब जो सारा ट्रेड है डब्ल्यूटीओ की वजह से वो चला जाता है। मतलब बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, लेकिन इसे ये भी कहते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड है वो उसको फिर कम्पीट करना पड़ा डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो उसी इंडिया के मतलब जो अपने प्रोडक्ट्स थे वो मतलब उतने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ गई, लेकिन हाँ इम्पोर्ट्स बढ़ गई। मतलब यूएसए का मार्केट जो है वो उसके ज़्यादा उसको ज़्यादा फ़ायदा मिला इससे, ठीक है। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा मिला, ठीक है, इस चीज़ से, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है एट्सेट्रा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ वैल्यू एडिशन जो है ज़्यादा होता है इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ आप फिर दूसरा ये भी कहते हैं, जैसे आपको रिसेंटली पता होगा, देखिए एक चीज़ होता है इनका ये लाइसेंसिंग का, ठीक है। मतलब एक चीज़ ये कहते हैं जो जो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि मतलब जो वैक्सीन का है, ठीक है, वैक्सीन। तो रिसेंटली क्या कहा था साउथ अफ्रीका एंड इंडिया ने, तो लास्ट ईयर इन्होंने ये कहा कि जब वैक्सीन मतलब मैन्युफैक्चर होने वाला था तो ये कहा था कि आप जो इनका एक प्रिंसिपल रहता है वो होता है दैट कि मतलब एक लाइसेंस दिया जाता है एक एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। मतलब एंटरप्रेन्योर इन द सेंस कि आप पेटेंट, ठीक है। तो ट्रिप्स उसको बोलते हैं, ठीक है, सॉरी नाम मैं भूल गया था, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें ये होता है कि मतलब जो मेहनत करे, जो लेबर दे, उसी को बेनिफिट्स मिले, मतलब उसी के पास लाइसेंस हो वो वैक्सीन प्रोड्यूस करने का, बाकी को नहीं। तो मतलब यहाँ पे बयास बोलते हैं कि देखिए अगर ट्रिप्स खाली उनके लिए है तो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में सिक्योर्ड लोग हैं तो ज़्यादा वही प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन इससे अंडर डेवलप्ड कंट्री जो उस डब्ल्यूटीओ के मेंबर है उनको फ़ायदा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ट्रिप्स को रिसेंटली इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कहा था कि इसको आप कुछ टाइम के लिए हाल्ट कर दो, मतलब हाल्ट इन द सेंस कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रोड्यूस कर सके इन पुअर कंट्रीज वैक्सीन, ताकि ओवरऑल पब्लिक बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा क्रिटिकल अबाउट द डब्ल्यूटीओ कि मतलब इसका बैलेंस ज़्यादा टुवर्ड्स द यूएसए या मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज रहता है देन द दीज अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज, ओके। नाउ यहाँ पे सिरिकिला ट्रेजिडी, ठीक है। तो 50 देखिए ये क्या था, एक स्मॉल टाउन है सिरिकिला इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, राइट, आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या हुआ था देखिए, अब लिबरलाइजेशन के बाद क्या है, पावर को क्या है देखिए, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको क्या किया गया था, इसको भी मतलब इस पे जो है सब्सिडी खत्म की गई और टैरिफ लगाया गया, ठीक है, टैरिफ्स लगाए गए ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मतलब पहले इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज थी तो ज़्यादा आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देती थी गवर्नमेंट। तो उससे क्या था कि मतलब जो पावर लूम वर्कर्स है, मतलब ये कपड़ा बनाते थे इन फैक्ट्रीज ड्यू टू यूजिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी का जब इसको सब्सिडी इसकी खत्म हो गई तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पे टैरिफ्स लगे तो उससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी के आवर्स कम हो गए तो उससे इनका लेबर भी कम हो गया। तो 50 पावर लूम वर्कर्स ने सुसाइड किया था इन सिरिसिला। तो अब थोड़ा सा क्रिटिकल जो है, क्रिटिकस क्या कहते हैं कि लिबरलाइजेशन जो थी ये पहले ही मतलब एक तो एक्सटर्नल कंडीशंस, मतलब जैसे जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है उनकी कंडीशंस पे सेट किया गया था। और दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है इससे बहुत ज़्यादा कम हो गई। और तीसरा ये कहते हैं कि इंडिया जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना तो उससे भी जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ ट्रेड का ज़्यादा बैलेंस उसी की तरफ है देन कि मतलब इंडिया को कोई फ़ायदा मिलता, ठीक है। और वेलफेयर कम हो गया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई ओवर द ईयर्स ड्यू टू दिस लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द लिबरलाइजेशन। नाउ यहाँ पे सिंपल आप थोड़ा सा याद रखो कंट्रीब्यूशन क्या क्या देते हैं वेरियस सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सेक्टर का कितना है। देखिए करंटली क्या है, देखिए एग्रीकल्चर का 1950-51 में 59% कंट्रीब्यूशन था इन द जीडीपी, ठीक है। तो आज कितना है 17.76, तो डिक्रीज हुआ है। इसी तरह इंडस्ट्री का 13.0% था तब और आज है 27.48। तो सर्विसेज का तब था 28 और आज है 54.77 इन 2021, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये है ब्रॉडली अबाउट द लिबरलाइजेशन, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो इस तरह हमने लिबरलाइजेशन को कंप्लीट किया एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।